हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। मैं भारती आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हम सीटेड हिंदी पेडागोजी कर रहे हैं। यहाँ मैं आपके लिए 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी सीटेड के पेपर हुए हैं उनकी क्वेश्चन सीरीज लेके आई हूँ, जिसमें हम हिंदी पेडागोजी के ही क्वेश्चंस करेंगे। आज मैं आपके लिए जून 2011 का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आई हूँ। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा सीखने में जो त्रुटियाँ होती हैं। नंबर 1, उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। नंबर 2, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। नंबर 3, वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। नंबर 4, वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। जब तक मैं पेंसिल ले लेती हूँ। हाँ जी, डिस्कस करते हैं। नंबर 1, उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे जो त्रुटियां कर रहे हैं हमें कठोरता से करनी है। एजुकेशन हमारी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, हमने बच्चों को सेंटर में रखना है। तो हमने कोई भी नेगेटिव वे नहीं यूज़ करना कि उसकी गलती को सुधारा जा सके नेगेटिव वे से। उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। हाँ, उन्हें दूर किया जाना चाहिए, पर किसी भी गलती को दूर करने में, किसी भी त्रुटि को हटाने में टाइम तो लगता ही है। नंबर 3, वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करते हैं। जी हाँ, त्रुटियों की ओर संकेत करती है, पर हमने वो आंसर लेना है जो सबसे बेस्ट हो। बेस्ट आंसर ही हमने चूज़ करना है। नंबर 4, वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। बिल्कुल सही आंसर है ये। वे सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि नंबर 1, उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। नंबर 2, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। नंबर 3, सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती। नंबर 4, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलो डिस्कस करते हैं। उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो जीवन को, अक्षरों की पहचान में भ्रम होता तो वो जीवन को जिंदगी क्यों पढ़ती, कुछ और ही अक्षर ले लेती। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। हो सकता है, पर जीवन को जिंदगी एक ही अर्थ वाले शब्द लेना, ऐसा मुझे नहीं लगता। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती। हाँ, अगर ध्यान से ना पढ़ती तो वो जीवन की जगह कुछ और बोल देती, जीवन को जिंदगी ना पढ़ती। नंबर 4, वे अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही हैं। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। हमने पॉजिटिव वे से लेना है कि वे अक्षर को पहचानती हुई चल रही है, अक्षर पहचान की बजाय इसके अर्थ को समझते हुए चल रही है। ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः यह विचार किसका है? किसने कहा था ऐसे? एलेस वाइगोत्स्की ने, इवान पेवलोव ने, नाओम चॉम्स्की ने, जीन पियाजे ने। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाओम चॉम्स्की की ये शब्द थे कि भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं बच्चे। बच्चों के अंदर ये डिवाइस पहले से ही मौजूद होता है, ये क्षमता पहले ही होती है कि वो भाषा सीख सकें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? नंबर 1, व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। नंबर 2, नियमों का अति सामान्यकरण। नंबर 3, भाषा प्रयोग में असावधानी। नंबर 4, भाषा की समझ न होना। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना हो सकता है। नंबर 2, नियमों का अति सामान्यकरण। अति मतलब हम किसी नियमों को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से वो आंसर गलत हो गया, ऐसा नहीं है। नंबर 3, भाषा प्रयोग में असावधानी। भाषा प्रयोग में सावधानी तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि भाषा तो प्रयोग की है उसने।
नंबर 4, भाषा की समझ ना होना। ऐसा नहीं है कि उसको भाषा की समझ नहीं है, वो अपनी बात कह रही है, भाषा का प्रयोग कर रही है, ये भी नहीं है। तो सही आंसर है नंबर 1, व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। उसे व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं है, इसलिए वो मैंने चाट खाई और फिर दोबारा से मैंने शब्द का प्रयोग कर रही है। यहाँ पर मैं हो सकता था, फिर मैं हंसी। तो सही आंसर है नंबर 1, व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है? बच्चों की सहायता लेने से नंबर 1, केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। नंबर 2, बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। नंबर 3, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। नंबर 4, बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। डिस्कस करते हैं। नंबर 1, केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। हाँ, ये हो सकता है, पर मैंने आपको पहले बताया है जहाँ पर भी निपात शब्द, ही या केवल आदि जैसे शब्दों का प्रयोग हो, वो कभी भी सही आंसर नहीं हो सकता, वो हमेशा नेगेटिव वे में ही लिए जाएंगे। तो यह सही आंसर नहीं है। नंबर 2, बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं। हाँ, हो सकता है, पर हमने बेस्ट आंसर ढूंढना है। बच्चों को दूसरों के हस्त की सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। दूसरों ने जो भी लिखा उसको पढ़ने का अवसर मिलेगा। अवलोकन होता है ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करने की क्षमता का विकास होगा। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है कि बच्चों को दूसरों की लिखी हुई सामग्री को पढ़ने का मौका मिला, ऑब्जर्व करने का मौका मिला, उसकी क्षमता का विकास हुआ। बिल्कुल सही आंसर है। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि नंबर 1, लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। नंबर 2, लोकगीत गाए जा सकते हैं। नंबर 3, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। नंबर 4, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य सिर्फ लोकगीतों को ही बढ़ावा देना है, गलत है बिल्कुल। लोकगीत गाए जा सकती हैं, हाँ लोकगीत गाए जा सकती हैं, पर ये इसका सही आंसर नहीं है। नंबर 3, केवल लोकगीतों के माध्यम से ही पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। देखो यहाँ पर केवल आ गया, मैंने आपको बोला है जहाँ पर केवल ही आदि शब्दों का प्रयोग हो वो कभी सही नहीं होता। और नंबर 4 पे है, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। बिल्कुल सही। अगर हमारे हिंदी भाषा में लोकगीत आएंगे तो उससे बच्चों को संस्कृतिगत जो विशेषताएं हैं उनका पता लगेगा। ये बिल्कुल सही आंसर है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से नंबर 1, इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। नंबर 2, शिक्षकों को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। नंबर 3, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। नंबर 4, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। सोचिए क्या है इसका आंसर। थोड़ा डिस्कस करते हैं। नंबर 1, इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता है इसका। नंबर 2, शिक्षकों को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। बिल्कुल सही। पाठ पूरा हो गया और बच्चों से प्रश्न बनवाए जा रहे हैं। शिक्षक का सिर्फ यही उद्देश्य है कि वो ये जान सके कि जो उसने पढ़ाया क्या बच्चों को समझ आया, इसलिए वो उसको प्रश्न बनाने को देती है। अगले भी पढ़ लेते हैं। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। नहीं सही, बिल्कुल जो बेस्ट आंसर है वो नंबर 2 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एलेस वाइगोत्स्की के अनुसार नंबर 1, भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। नंबर 2, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। नंबर 3, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। नंबर 4, भाषा एक अर्जित योग्यता है। क्या है इसका सही आंसर? सोचिए।
हाँ जी, डिस्कस करते हैं। नंबर 1, भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। वाइगोत्स्की जी ने बोला था कि भाषा चिंतन से विचारों से पहले आती है, पर उसको निर्धारित करती है ऐसा उन्होंने नहीं कहा। नंबर 2, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा। भाषा एक अर्जित योग्यता है, हाँ ये हो सकता है, पर सही आंसर है भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो भाषा है और चिंतन है एक दूसरे को निर्धारित नहीं करते, दोनों ही स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो ये हमारा सही आंसर है, क्वेश्चन ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? नंबर 1, अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। नंबर 2, भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। नंबर 3, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। नंबर 4, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। सोचिए क्या है इसका आंसर। तो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। क्या अधिकाधिक पुस्तक अगर हम निर्माण करेंगे तो बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में सबको भाषा आ जाएगी? ऐसा नहीं है। भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का अधिकाधिक प्रयोग हो। हाँ, व्याकरणिक नियम प्रयोग होने चाहिए, पर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, ऐसा यही आंसर नहीं है। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। हमने वो आंसर ढूंढना है जो बेस्ट है और बच्चों के लिए पॉजिटिव है। हमने भाषा परिवेश का निर्माण करना है ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, यही इसका सही आंसर है। और जो 4th नंबर है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने बल का प्रयोग नहीं करना बच्चों के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवलीन विकार आर्टिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या करता है? नंबर 1, अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। नंबर 2, सामाजिक अंतर्क्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। नंबर 3, अक्सर खाने से मना कर देता है। नंबर 4, अपने ही कार्यों में लीन रहता है। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलो डिस्कस कर लेते हैं। अपने हाथ पर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 2, सामाजिक अंतर्क्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि जिसको संवलीन विकार है, संवलीन विकार वाले बच्चे वो होते हैं जो अपने आप में ही मस्त रहते हैं, अपने आप में खोए होते हैं। वो बाहर सोसाइटी से जाके मिलते नहीं हैं, संपर्क में नहीं आते, वो अपने आप में ही मगन होते हैं। तो सामाजिक अंतर्क्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव वो करते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम। संप्रेषण परक उपागम, आपको बता दें संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेट करना। उपागम होता है अप्रोच। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम। नंबर 1, भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, मतलब जो कम्युनिकेट है, जो संवाद है, बातचीत है, वो भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। नंबर 2, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। नंबर 3, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। नंबर 4, बोलना कौशल पर बल देता है। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो डिस्कस कर लेते हैं। भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, ऐसा नहीं है कि हम संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे तो उसमें संरचनाओं का पता लगेगा। नंबर 2, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, हो सकता है। नंबर 3, मातृभाषा प्रयोग का निषेध, ऐसा कुछ नहीं है कि हम संवाद करेंगे तो उसमें निषेध है कि मातृभाषा का प्रयोग करना ही नहीं है। नंबर 4, बोलना कौशल पर बल देता है। हाँ, बोलने पर भी बल देता है, पर उसे समझ का पता लगता है, हमें भाषा क्या प्रयोग की जा रही है ऐसा समझ में आता है। तो सही आंसर है नंबर 2, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है कि किस तरह से हम अपनी भाषा को प्रयोग कर सकते हैं, भाषा प्रयोग में कुशल हो सकते हैं। ये है इसका सही आंसर।
चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? नंबर 1 द्विभाषीय विधि, नंबर 2 अनुवाद विधि, नंबर 3 व्याकरण एवं अनुवाद विधि, नंबर 4 प्रत्यक्ष विधि। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 द्विभाषीय विधि। द्विभाषीय विधि वो होती है जिसमें हम सेकेंड लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। अनुवाद विधि में हम ट्रांसलेट करते हैं, और ये इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे अनुवाद की बात नहीं हुई। यहाँ पे ये कहा है कि मातृभाषा को हम मध्यस्थ नहीं बना रहे, मीडिएटर नहीं बना रहे, अनुवाद नहीं कर रहे, तो व्याकरण अनुवाद विधि भी नहीं है। नंबर 4 बिल्कुल सही है, प्रत्यक्ष विधि। जब हम सीधे तौर पे भाषा सीख रहे हैं, दूसरी भाषा को सीख रहे हैं बिना किसी को मध्यस्थ बनाए, तो वो प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड कहलाएगी। तो सही इसका आंसर है नंबर 4 प्रत्यक्ष विधि। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। तो बस यहीं तक था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।